वो इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ख्याल के बीच में इन्होंने ओवर बजट की हैं या अंडर बजट की हैं। पहले तो यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है अब 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। आम आदमी जो है वो पिस जाएगा, बिकॉज उसकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो जो है ये ना सिर्फ पेट्रोल डीजल और बिजली वगैरह, उससे आगे जो चीजें चलती हैं, कपड़ा जो बनता है, जो उसके बाद जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएंगी। हमारे ख्याल में 2 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने का खतरा है उनका। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। मुझे बताएं, जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 9,502 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। बजट में आम आदमी को रिलीफ मिला या उसकी मुश्किलात बढ़ी? बजट में मुकर्रर करदा अहदाफ पूरे होंगे या नहीं, इस पर मौशी माहिरीन की राय और बहस जारी है। गवर्नमेंट बजट को मुतवाज़िन कह रही है, जबकि PTI की जानिब से इसे अवाम और मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि IMF हमसे खुश नहीं है, हुकूमत के पास मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, सख्त फैसले ना किए तो मईशत नहीं संभलेगी। PTI की जानिब से बजट पर शदीद तनकीद की जा रही है। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा और मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। ये आज हमारी डिस्कशन होगी। हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ में करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अरशाद अंसारी साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब आज के पैनल में होंगे, फरहान शहजाद टैक्स एक्सपर्ट हैं, आज के पैनल का हिस्सा होंगे, अतर काज़मी साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। अरशाद अंसारी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी ताकि हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये बजट में आम आदमी को कितना रिलीफ मिला है या मुश्किलात बढ़ी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि मुश्किल फैसले करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बजट आउटले की अगर बात करें, बजट ब्रेकअप की बात करें, तो वो किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अरशाद अंसारी साहब जी देखें, आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्ट्रेस का जो वो शिकार नजर आए और बाज क्वेश्चंस पे उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, जिससे उनको जो है ये सामना करना पड़ा कि फिर अगर आपको इसका पता नहीं है तो फिर बजट किसने बनाया है, तो ये हमें बता दें। और इसी तरह फिर फिगर्स के हवाले से था कि इसमें सबसे जो ज्यादा जो एम्बिग्यूटी आई कि वो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको फिल करने के लिए जो बैरूनी वसाइल से जो इन्होंने का हदफ रखा था, उसमें IMF के लोन की जो मतलब रकम थी वो नहीं शो की थी। और इसी तरह चाइना का जो पाकिस्तान में जो सेफ डिपॉजिट होना था उसको नहीं शो किया था। उस पर उन्होंने फिर एतराफ़ भी किया कि हमारी गलती है और आपने निशानदेही की, अगले चंद दिनों में हम जो है वो इसको कर देंगे। और इस तरह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा जारी है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा रिलीफ की अगर बात करें तो वो सैलरी क्लास के लिए रिलीफ है, जिसका हमने बाद में देखा कि जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारूक हुए तो वहाँ पे सरकारी मुलाजिमीन इकट्ठे हुए थे जो उनके पास आए कि उनको बाकायदा इस पे जो है वो मुबारकबाद देने के लिए और इजहार तशक्कुर के लिए। तो वाकई उसमें जो है वो 47 बिलियन का जो है वो रिलीफ दिया गया है। और जबकि IMF जो है वो इस पे बड़ा वो एतराज कर रहा था कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाएं, गवर्नमेंट ने बढ़ाने की बजाय जो कमी कर दी। और इस तरह कारोबारी तबके में भी जो है वो उन्होंने 2 अरब रुपए का जो रिलीफ दिया AOPs और इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं। और लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो फाइनेंस बिल के जरिए उन्होंने हिडन जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर और जो टैक्सेशन मेजर लिए हैं वो काफी हैं, वो इन्होंने अभी जो है वो पब्लिक के सामने नहीं लाए। जैसे इन्होंने अनरजिस्टर्ड को अगर आप सप्लाई करेंगे तो उस पर इन्होंने 3% फर्दर टैक्स लगा दिया है। अफगानिस्तान से एडेबल अगर आप सब्जियां मंगवाएंगे उसको सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी, उसको उसने खत्म कर दिया है। आलू और प्याज की जो वाट ट्रेडिंग है उस पे जो है वो उन्होंने जो है वो टैक्स की एग्जम्पशन थी वो खत्म कर दी है। और इसी तरह जो एक सबसे रेजिस्टेंस का मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट को अगले कुछ दिनों में करना पड़ेगा सामना ताजरों की तरफ से, कि वो ये है कि ताजरों के लिए जो एक तरफ तो उन्होंने बड़ा मुतालबा मान लिया कि फिक्स टैक्स की स्कीम जो है उनके लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है, लेकिन साथ ही जो है वो FBR को ये पावर दे दी है कि उनके जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते और POI के साथ मुंसलिक नहीं होते
उनके जो है वो बिजली और गैस के बिल मुनक़ता कर सकेंगे, और साथ साथ जो कमोडिटीज की जो अशिया जरूरी है उसकी स्मगलिंग में अगर कोई मुलव्वस पाया जाएगा उसमें जो है वो जितनी अशिया की मालियत होगी उसको कॉन्फिस्केट करके उसके डबल बल्कि 5 गुना तक जुर्माने किए जा सकेंगे, 14 साल तक की कैद की सजाएं दी जा सकेंगी। और एक और चीज जिसकी वजह से जो है वो शबर जैदी को जो है अपने ओहदे से जाना पड़ा था वो ये थी कि CNIC की शर्त उन्होंने रखी थी कि एक सर्टन अगर जो है वो अमाउंट से ज्यादा कोई बंदा किसी दुकानदार से जाके कोई चीज खरीदता है तो उससे जो है वो उनको वो CNIC और कवायद देना पड़ते थे, इसमें जो है वो भी उन्होंने खत्म कर दी। और एक जो चीज थी कि जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है कि अगर वो आइदर को पाकिस्तान में टैक्स देते हैं या बाहर, अगर किसी एक जगह पे टैक्स नहीं देते, अगर बाहर टैक्स नहीं देते तो उनको पाकिस्तान में देना पड़ेगा। मतलब UAE और सऊदी अरब समेत बाद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों पे टैक्स नहीं लगाया हुआ मगर हमारे यहाँ लगा दिया गया है, तो उस पर काफी जो है वो उनसे सवालात जो है वो उस पर उठ रहे थे। तो ये चीजें हैं। और इसी तरह बजट के जो अदाद-ओ-शुमार है उस पर बजट का जो डेफिसिट है वो इन्होंने 4598 अरब रुपए, लेकिन उसी बजट इन ब्रीफ में नीचे जाके इन्होंने सूबों का सरप्लस निकाल के जो है वो 3780 बिलियन रुपीस जो है वो शो किया है, तो जो कि 4.9 बनता है। और इसी तरह बजट स्पीच में भी इन्होंने जो डेफिसिट है वो 4.9 शो किया, लेकिन अगर 4598 को देखें तो वो मैच नहीं करता, वो 4.9 के बराबर नहीं आता। जी सही है जी। फरहान शहजाद साहब, टैक्सेस की बात हो रही है, आपके ख्याल में अगर आप हमें ब्रीफली थोड़ा समझा सकें कि ये टैक्सेस अब जो हुकूमत का हदफ है 7255 अरब रुपए का, वो किस तरह से हदफ को पूरा कर पाएगी? और जो ओवरसीज़ की टैक्सेस की बात हो रही है, नए टैक्सेस कौन कौन से लगे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने बजट से और अब इसका कंपैरिजन करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब इस साल का 2022-23 का बजट पेश किया गया तो फाइनेंस मिनिस्टर और ये गवर्नमेंट बोल गई कि 2018 तक ये तमाम गवर्नमेंट इनके पास थी और उस वक़्त तक ये तमाम इसी तरह लोन्स और IMF के साथ जो कंडीशंस थी वो सारी उनकी मशावरत से, और ये पिछले कई सालों में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो 2018 तक अगली गवर्नमेंट के लिए ये सब कुछ छोड़ के गई थी। ये कतई तौर पे कह देना कि सिर्फ ये पिछले 3.5 साल या 3.25 साल में हुआ, तो ऐसा कतई तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान ज़रूर हो सकता है या आप दूसरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, इस दफ़ा इनकी ये लकीली खुशकिस्मती रही कि इनके पास अपोजिशन गवर्नमेंट में मौजूद ही नहीं है, ना असम्बली में वो इसको टारगेट कर रहे हैं, ना ही वो इस पर पिन पॉइंट करके कोई बहस हो रही है। सिंपल जो एक बजट स्पीच की गई उस पर मुफ्ती इस्माइल साहब और वज़ीर ख़जाना और बाकी लोग जो है वो लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सब कुछ यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हमें मिला वो पिछले 3.5 से 4.25 साल का किया गुजरा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। हम गुज़िश्ता 20-25 साल में ये देखते आए हैं कि हर साल बजट के नाम पे एक पेपर ज़रूर दिया जाता है और उसके बाद जो मिनी बजट्स की सूरत हाल है वो कतई तौर पर ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह ये बजट भी उन तमाम बिजनेसमैन्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए मुश्किलात लाया जो पिछले बजट में इवन मार्च में जो फाइनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था वो तमाम का तमाम जो गवर्नमेंट PTI रिलीफ दे के गई थी सिक यूनिट्स के लिए, IT इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो टैक्स क्रेडिट दिए गए थे वो तमाम इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए। उन्होंने इवन IT इंडस्ट्रीज़ पे 0.25% टैक्स इम्पोज कर दिया, जो कि पूरी दुनिया में प्रमोट की जाती है और हमारे फॉरेन रेमिटेंस का वो एक ज़रिया बनती है। शुरू में यही कहा जाता है कि हमने इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई। आपने जो टैक्स ऑफिसर्स के और जो FBR डिपार्टमेंट्स के जो पावर्स को इन्हांस किया वो इसमें कतई तौर पे कोई जिक्र नहीं कर रहा कि जुलाई से ऑनवर्ड टैक्स पेयर के साथ और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके साथ जो एक तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट किया जाएगा उसको कोई जिक्र नहीं कर रहा। उनकी पावर्स को आपने 4 साल से इन्हांस करके 6 साल कर दिया। आपने उनकी पावर्स को 120 डेज से 180 डेज पे ले गए। आपने उनके ख़िलाफ़ जो सेक्शन 216A में कोई भी सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती थी वो भी इसमें उन्होंने डिलीट कर दी। ये हमेशा से गवर्नमेंट का वतीरा रहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी को अकोमोडेट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि इनके बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ मरासम अच्छे रहें और इनके ख़िलाफ़
खिलाफ कंप्लेंट्स कम से कम आए। बिजनेसमैन कम्युनिटी जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर से, उसमें एक जो प्रॉपर्टी इनकम के साथ डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आया वो दुनिया में ज़रूर है, लेकिन इस तरीके से कहीं तौर पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसकी ये वजाहत कर रहे हैं कि 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू और उसके ऊपर 20% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। कौन ये डिटरमिन करेगा कि किसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आप उसे डीसी रेट पे भी ले लेंगे तो उसके बाद 20% उसका कैसे पे किया जाएगा, जबकि एक खाली प्लॉट है, एक खाली आपकी ज़मीन पड़ी हुई है या कंस्ट्रक्टेड भी है और वो रेंटेड नहीं हो सकी, तो हाउ दे विल पे? तो इन तमाम सूरत हाल के साथ इन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसमें इंसेंटिव्स नहीं है, जो पेट्रोल लेवीज़ हैं वो आपके सामने आई कि जब ये 750 अरब का हदफ पूरा करेंगे तो अल्टीमेटली उसके लिए इन्हें कॉस्ट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ फिक्स टैक्स इंपोज कर दिया और उसके बाद ये उन्होंने स्पेसिफिकली बल्कि अप्रोच दे दी कि जिसका 30,000 है वो 3,000, फिर 50,000 5,000, फिर आपका 10,000 और 1 लाख के लिए फिक्स टैक्स इंपोज कर दिया गया। के हदफ को हासिल करने के लिए इन्हें मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिसका बोझ आम आदमी पे पड़ेगा और आम आदमी पे पड़ रहा है। सिर्फ उसकी फिगर्स अभी सिर्फ सैलड क्लास को आप अगर ये समझ रहे हैं कि 10,000 के एक स्लैब को ख़त्म करके 100 रुपया कर दिया तो वो 6 लाख और 12 लाख वाले लोग वो बहुत कम हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अशराफिया को अकोमोडेट किया गया है, इसमें गरीब आवाम के लिए कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया गया। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ फरहान शहजाद साहब। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, आप इस बजट को कैसे देख सकते हैं? आप समझते हैं ये मतवाजन बजट है, अवाम दुश्मन बजट है या अवाम दोस्त बजट है? और जब हम IMF की बात करते हैं तो अभी भी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमें मजीद मुश्किल फैसले करने हैं, IMF के प्लान को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने के लिए ज़ाहिर है फिर महंगाई मजीद बढ़ सकती है। जी देखिए, इस बजट का पहले तो हमें एम एंड ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा और वो ये है कि हुकूमत जो है वो IMF का प्रोग्राम बहाल करवाना चाह रही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लाई जा सकती जो कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम को किसी भी तरीके के साथ नुकसान पहुंचाए। तो ये अवाम या बिजनेस पर्सन या इसमें किसान वो सारा कुछ साइड पर रह जाता है। पहले तो ये है कि IMF आपसे क्या चाहता है, और IMF ये चाह रहा है कि आपकी आमदनी और अखराजात के दरमियान अदम तवाज़न जो है वो एक हद से ज्यादा ना जाए। अब पिछले कई सालों के बजट की तरह इस बजट को भी अगर आप देखें तो टोटल जो हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद बचते हैं वो हैं 4900 बिलियन रुपीज 4904, और उसको जो अखराजात करने हैं वो हैं 9500 बिलियन। तो डे 1 से ही जो ही आप स्टार्ट करते हैं 4600 अरब रुपए का तो डेफिसिट यहाँ पे आ जाता है। उस डेफिसिट को मुख्तलिफ तरीकों से पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन मेनली ये बारूद बनी होगी। इन सारी साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सूबे जो हैं वो अपना सरप्लस नहीं देते हैं। 800 अरब रुपए के वो या इसमें फोर्सी किए गए हैं। इसी तरीके के साथ इसमें पेट्रोलियम लेवी भी आएगी। इसमें तमाम बजट्स की तरह इसमें भी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड रखी गई है, जैसे कि इलेक्शन ईयर में प्राइवेटाइजेशन होना मुमकिन है, जो कि नहीं होगी। तो पहले तो हुकूमत को अपनी जो हैं अखराजात उनको बैलेंस करना एक प्रॉब्लम रहेगा। अब जब आप अखराजात को देखते हैं तो 4900 बिलियन के टोटल एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सूद की अदायगी है, और सूद की अदायगी को अगर आप देखें तो तकरीबन 40% से ज्यादा वो बनता है इस बजट का। टोटल 3950 अरब रुपए हैं जो कि सिर्फ इस अगले माली साल में सूद के देने हैं। तो वो कोई भी हुकूमत इसकी जगह होती है उसको इसी तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा के दिखाना होती है, अपनी अखराजात कम करके दिखाना होते हैं, वरना वो फिस्कल डेफिसिट से एक्सीड कर जाती। और फिस्कल डेफिसिट से एक्सीड करने का मतलब यह है कि IMF आपसे खुश नहीं होगी। अभी भी इसमें मुश्किलात आएंगी, और मुश्किलात इस वजह से आएंगी कि 2-3 जो अच्छे स्टेप्स भी लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मशीनरी या सीड पे से GST का ख़त्म कर देना, सोलर पैनल्स पे से सीड का ख़त्म कर दे GST का ख़त्म कर देना। तो आपको याद होगा कि GST एग्जम्पशन जो थी उनको खात्मा जो था वो करवाने के लिए तो पूरा एक मिनी बजट लाई थी PTI, क्योंकि IMF का कहना था कि ये अक्रॉस द बोर्ड, यानी IMF को इस चीज से वो गरज नहीं कि आप सीड है या इन्फेंट वो फार्मूला मिल्क है या वो सोलर पैनल है। डिस्टॉर्शन है जो GST एग्जम्पशन की, IMF उसको खत्म करवाना चाह रही है। तो वो सोलर पैनल के खिलाफ नहीं है या वो ज़राअत के खिलाफ नहीं है। तो ये जो इसमें डिस्टॉर्शन कुछ इंट्रोड्यूस करवा दी गई है तो उस पर IMF का रिएक्शन हमें देखना होगा कि वो रिएक्शन क्या आता है। तो ये एक टिपिकल IMF प्रोग्राम का
फार्मूला बजट है जो कि डॉक्टर साहब आपके ख्याल में पहले जैसे इक्तिसादी सर्वे को देखा, ग्रोथ अच्छी थी पीटीआई की, लेकिन जाहिर है उसका जो आउटकम्स थे वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। आपको लगता है अब जो बरामदात पर हदफ है वो इसको हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट मौजूदा हालात को देखते हुए, एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए? बरामदात का हदफ जो है वो तो शायद पूरा हो जाए, लेकिन बरामदात में कमी पॉसिबल नहीं है। हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। हमारी टेक्सटाइल आपकी इंपोर्ट है। टेक्सटाइल के लिए अब तो कॉटन भी हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दी है। तो जो जितना आप एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे उसी हिसाब से इंपोर्ट भी बढ़ेगी। जितना आप अपने टैक्स रेवेन्यू ज्यादा करना चाहेंगे, आपको अपने इंपोर्ट जो है उसको थोड़ा सा फ्री करना होगा, क्योंकि आपकी 40% रेवेन्यू जो है वो तो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट की सतह पे ही हो जाती है। तो ये जो है आपका एक्सपोर्ट का टारगेट ये बढ़ सकता है, लेकिन इंपोर्ट का टारगेट कम नहीं हो सकता। इंपोर्ट जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस तरह से आपकी कमोडिटी प्राइस हाइक जो है वो जा रही है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अतर काज़मी साहब, पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं तो बजट का इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ओवरसीज़ की टैक्सेस की अगर बात हो रही है, वोट का हक उन्हें देना नहीं है, टैक्सेस उनसे लेने हैं। इसी तरह से अब ये मौजूदा हुकूमत कहती है कि IMF के साथ इन्होंने कड़ी शराइत की जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि बड़े खसारे किए इमरान खान साहब ने और उनकी वजह से मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये ऑप्शन लोगों में लेकर ये जा सकती है मौजूदा हुकूमत के ये अब सारा किया धरा पिछली हुकूमत का है, या आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि वाकई पिछली हुकूमत इनके लिए कोई आसानियां नहीं छोड़ के गई, इसीलिए ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि बजट में ओवरसीज, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस बजट के अंदर उन्होंने फिगर्स भी लिखे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 33 अरब डॉलर भेजेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ओवरसीज के ऊपर जिस तरह आपने टैक्स का जिक्र किया, उससे पहले उनसे वोट का हक भी ले लिया। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तो हैं जिसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उसके अलावा मुकामी सतह के ऊपर भी मुकामी भी जो आबादी है यहाँ पे, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब इतनी आवाम दोस्त नहीं है। इसमें जिस तरह आपको भी पता है कि कुछ तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। IMF की जानिब से दबाव था कि आप ये फ़ैसले करें, और अगर आप बैनुल-अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस भी देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स ने आज लिखा था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बजट पेश किया है IMF को मुतासिर करने के लिए। तो ये जो हेडलाइन है ना, ये सम अप करती है पूरे इस माहौल को, पूरे इस बजट को और पूरी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को। इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरीके से IMF को मुतासिर किया जाए, IMF से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इनको इकोनॉमी बर्बाद मिली, देखिए उसमें कुछ हकायक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन हकायक ये हैं कि 2018 में इकोनॉमी आपकी थी 315 अरब के ऊपर खड़ी थी। अब 2022 के अंदर जब दोबारा नून लीग और उसके इत्तेहादी हुकूमत में आए तो इस वक्त इकोनॉमी का जो हुजम है वो 383 अरब है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी उसमें भी इजाफा हुआ, आपके जो रेमिटेंसेज हैं उसमें 60% इजाफा हुआ। दीगर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। तो जो हालत 2-3 महीने पहले थी वो इस वक्त नहीं है। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि हुकूमत खुद कह रही है कि हमने श्रीलंका नहीं बनना, हमने अपने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना है। 3-4 महीने पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इस किस्म की बात हो रही हो। तो यकीनन इस वक्त जो माशी बहरान है उसमें संगीनी भी आई है, उसमें तेजी भी आई है, और इससे सियासी तौर पर तो कतन भी हुकूमत को फायदा नहीं होगा। तो अतर काज़मी साहब ये तो कहते थे हम बड़े तजुर्बाकार हैं, और इमरान खान साहब के जो लोग थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उनके पास तजुर्बा नहीं था। आपको पता है इन्होंने महंगाई मार्च भी किया। तो अब इनका तजुर्बा आपको नहीं लगता काम आएगा और ये जो मौशी बहरान है इससे ये निकाल लेंगे? जी, तजर्बा तो वो दिखा रहे हैं, वो पूरी कौम देख रही है तजर्बे से वो क्या कर रहे हैं। जो हुकूमत में आने से पहले तो ये लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, और आज ये हमें बता रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है। तो हुकूमत से पहले तो इनके बहुत सारे दावे थे, लेकिन वो हुकूमत से पहले ही थे। और दूसरी बात ये है कि अब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के हालात हैं कि आप तनकीद मत करें, सब लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा। भाई आप सारी पार्टीज मिलकर तो वैसे ही चल रही हैं, सिर्फ एक आधी जमात आपसे अलहदा है। तो आप भी अगर इसका हल नहीं निकाल सकते तो फिर कौन इसका हल निकालेगा? तो वो हुकूमत से पहले वाले जो दावे थे, पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारे सियासी नारे ही थे। इवन शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे वो भी हमने देखा, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल कंप्लीटली डिफरेंट है।
चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस पेट्रोलियम की बात करें। पेट्रोलियम लेवी कीमत में वफाकी बजट में 750 अरब रुपए का हदफ रखा गया। इसका मतलब है पेट्रोल मजीद महंगा होगा या नहीं, या इसका डायरेक्ट आवाम पर असर होगा? गवर्नमेंट सब्सिडी देगी क्या? इस पर हिकमत अमली बनाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? इस पर हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें शानदाना साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। शानदाना साहिब, हम बात करें मौजूदा बजट जो है, अब ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि कितने टफ फैसले करने पड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ इमरान खान साहब बात करते थे वोट के हक़ की और इन्होंने मुखालफत की, लेकिन टैक्सेस की इन्होंने बात कर दी है। शानदाना साहिबा, आपके ख्याल में ये बजट आप कह सकती हैं आवाम दोस्त है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से उन्हें इस तरह का मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कुछ वो आवाम को रिलीफ दे सकती है मौजूदा हुकूमत, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी महंगा, दीगर जो अशिया खुरानोश की चीज़ें हैं वो भी महंगी हैं। ये सारा कुछ आपने किया, आपके फैसले थे जो अब इनको भुगतना पड़ रहे हैं। शुक्रिया दुआ बीबी। ये मैं सुबह से तकरीबन हर शो में कह रही हूँ और कह के थक गई हूँ, बट कहती रहूँगी। देखें, एक हुकूमत जिसे हम कहते हैं ना आउटस्टेड गवर्नमेंट, और एक हुकूमत जो 5 साल पूरे करके जाती है, उसमें एक बुनियादी फर्क होता है। जो हुकूमत 5 साल पूरे करके जाती है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, फिर नई गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन, फिर काबीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नेचुरली मुल्क में हालात एक साल के लिए जरा मुश्किल हो जाते हैं और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इन लोगों ने माजरत के साथ सिंध हाउस में लोगों को रख के एक बंदे की बोली लगाई तकरीबन $1 मिलियन की। अब तो उसकी तस्वीर भी निकल आई है और वो सही वक्त पे फिर दिखा दी जाएंगी। जरदारी साहब का ये कमाल तो आप मानेंगी कि वो जो पैसे देते हैं तो अपना वो हिसाब भी पूरा करते हैं। तो माशाल्लाह से इन लोगों को चोरी छुपे बैकडोर तरीके से आए और मसलत हो गए। जो ये बारूदी सुरंगों की बात करी हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट एक बात मैं शुरू में आपके शो में बता दूं दुआ बीबी। इस वक्त इनकी हुकूमत 173 MNAs पे खड़ी है, और जब ये नंबर 171 171 पे चला जाएगा ये हुकूमत गिरेगी। फर्ज करें ये इनकी सारी बातें सच है, लेट्स से फॉर अ सेकंड मैं भी इसका करूंगी रिबाटल, लेकिन फर्स्ट से एक सेकंड के लिए मैं सब बोला। और ये बेचारे हमारे शहीद मिलत, जिनको बहुत शौक था पाकिस्तान बचाने का, क्योंकि इनकी बड़ी जरूरत थी पाकिस्तान को, उस मुल्क को जिसमें 6% ग्रोथ रेट थी, $32 बिलियन पहली दफा एक्सपोर्ट हुई, पहली दफा $35 बिलियन हमारी रेमिटेंसेज आई। उस हुकूमत को पता नहीं किससे बचा रहे थे। तो ये लोग आते हैं और IMF से तो ये 6 हफ्ते डिसीजन पहले लेते नहीं है। तो जब IMF के कहने पर, जिस तरह बिलावल जरदारी साहब कहते थे PT IMF बन गया है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिए किसी की गारंटी पे। अब अगर इनको लगता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, मैम आप खुद कॉमन सेंस वाली खातून है, आपके हाथ में 2 रुपए हैं और आप 2 लोगों से 100 रुपए कर्जा मांग रही हैं, आपसे पूछेंगे कि जी आपके पास पीछे है क्या? आपकी तो गवर्नमेंट मैंडेट वाली भी नहीं है, 17 पार्टी की गवर्नमेंट है, 2 लोगों की वफात हो गई, 2 लोग आपको छोड़ के चले गए, ये गवर्नमेंट उस दिन गिरे। कौन सॉवरन गारंटी देगा आपको? तो अगर IMF से डील कर भी लेते हैं, इसके बाद 2 चीजें होनी है। महंगाई बढ़ेगी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस गए थे, वो किस लिए गए थे? वो मीटिंग तकरीबन 3 महीने पहले से तय हो चुकी थी। फखर इमाम साहब, असद कैसर साहब, खान साहब ने हमें पहले से बता दिया था कि जो अगले साल क्लाइमेट चेंज आ रहा है और अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो इसमें पेट्रोल और गल्ला दोनों महंगा होगा। तो वहां पे गए, वहां पे एग्रीमेंट होगी पेट्रोल पे भी, पेट्रोल 30 से सस्ता, गल्ले पे भी होगी। जो नहीं हुई थी एग्रीमेंट, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में हम कितनी सरमायाकारी रूस से चाहते हैं। इन्होंने अपने आका, जो एक्सटर्नल आका है, गुलामी या व्हाटएवर, वेंटिलेटर वाले लोग, भिखारी लोग, खुद देखते, मैंने नहीं कहा, इनके अल्फाज हैं, इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। अभी भी उनसे बात नहीं कर रहे। कल रूस ने दोबारा बता दिया कि उन्होंने थोड़ा सा ताना भी मारा कि जी गुलाम जो गुलाम होता है फिर वो कॉलोनी होती है, वो इंडिपेंडेंट मुल्क है, तो बट अपने फैसले खुद करें। काबू कर पाएगा, रूस खत्म हो जाएगा, यूरोप मजीद जंग नहीं छिड़ेगी, पेट्रोलियम सस्ता हो जाएगा। ये इनको किसने गारंटी दी है? कौन कहता है कि पेट्रोलियम सस्ता होगा? अच्छा, मिर्जा साहब ने एक और इंटेलिजेंट बात उस दिन की कि जी पेट्रोलियम तो मालदार लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, अगर कभी गुर्बत देखी होती, आपको पता होता कि जो वैन होती है ना जिसमें 10 लोग की सीटों में 20 लोग बैठते हैं, वो भी पेट्रोल पे चलती हैं। जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है शहरों में से, वो भी पेट्रोल पे होता है। तो माजरत के साथ करप्ट तो ये लोग थे, लेकिन दावेदार इस चीज के थे कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत हम मंजे हुए सियासतदान हैं। लेकिन जिस हुकूमत में 2 प्राइम मिनिस्टर, 3 फाइनेंस मिनिस्टर, 3 फॉरेन मिनिस्टर और माशाल्लाह बथेरे इनके जो लोग लगे रहे हैं,
ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं आए थे, सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए थे। और जो सबसे तकलीफ दे बात है, इन्होंने जो अपने आप को एनआरओ दिया, नैब की तरमीम में, पता है उन्होंने क्या तरमीमें की है कि अगर कोई गवर्नमेंट में ओहदेदार हो बंदा, तो वो अगर 10 करोड़ से कम की चोरी करता है तो वो चोरी नहीं समझी जाएगी। तो बहुत अच्छा है, अब पाकिस्तान पीनल कोड में भी कर दे, फिर मैं और आप भी बच जाएंगे, सिर्फ ये क्यों बचें? से अतर काज़िम से क्विकली मैं आपका इस पे चाहती हूँ कि आप इस पे कमेंट करें। मिसाके मईशत की शहबाज शरीफ बात करते थे जब वो अपोजिशन में थे, आपने शमदाना साहिबा की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है फिर ये तो ब्लेम गेम है, लेकिन पिस तो बेचारी आवाम रही है। ये मिसाके मईशत क्यों नहीं कर लेते? इमरान खान साहब मईशत पर इनके साथ बैठ कर बातचीत क्यों नहीं करते? आपस में बैठ जाएँ, लोगों का सोचें। वो भी यही चाहते हैं कि लोगों का भला हो, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी यही चाहती है लोगों का भला हो। देखिए, इन प्रिंसिपल तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इकट्ठे बैठें और बैठ के मसाइल का हल निकालें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमें ये बता रहे थे गुज़िश्ता 3 बरस से कि इस मुल्क में जितने मसाइल हैं इकोनॉमी समेत, उनका जिम्मेदार इमरान खान है। अब जो शख्स जिम्मेदार है उससे बैठ के आपने क्या मसले का हल निकालना है? वो तो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी किसी एक जमात के हाथ में नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी को वो चला सके। तो भाई आप तो वैसी एक ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, आप लोग मिल के हुकूमत चला रहे हैं, सारी जमातें इसमें शामिल है, तो फिर आपको रोक रहा क्या है? पैक्ट तो वैसे ही हो चुका हुआ है मईशत के ऊपर, तो अब सारी जमातें इकट्ठी हैं। आज ये जो मईशत की हालत हमें नजर आ रही है, ये किसी एक जमात की कारकर्दगी तो नहीं है, इसमें असफन यार वली साहब की कारकर्दगी भी है। आज जो आपको पेट्रोल 209 रुपए का मिल रहा है, इसमें जरदारी साहब की आपका शुक्रिया भी बनता है, उसमें मौलाना साहब का भी हाथ है, उसमें मियाँ साहब का भी हाथ है। तो ये इन तमाम जमातों की माशी पॉलिसियों का निचोड़ है जो 2 महीने के अंदर हमारे सामने आ गया। क्या 2 महीने पहले मुल्क के अंदर दूध और शहर की नहरें बह रही थी? नहीं, इमरान खान की हुकूमत में भी इमरान खान की हुकूमत में भी बहुत मसाइल थे। लेकिन क्या इस तरह की बातें हो रही थी कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा? 2 महीने पहले ये हमें कह रहे थे कि हम आपके मुल्क को यूरोप बना देंगे, आज ये हमें श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। तो मसला ये है कि सियासत तो होती है, ये लोग भी सियासत करते रहे, और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब का भी ये बयानिया है कि तमाम तर बुराइयों के जिम्मेदार ये लोग हैं, तो वो इनसे बैठ के किस तरह मसाइल हल कर सकते हैं? ये अगर समझते हैं कि ये कर सकते हैं तो इनको करना चाहिए। लेकिन इन प्रिंसिपल आपकी बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब कभी इनके साथ नहीं बैठेंगे। इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अब इनको हुकूमत मिल गई है, जरा इनको चाहिए कि आप निकालें हल। सही, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ये वैसे हमारा अलमिया है, जब भी कोई हुकूमत आती है वो कहती है कि पहले वाली हुकूमत ये करके गई, इसकी वजह से हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। ये पता नहीं कब से हम सुनते आ रहे हैं और कब तक हमें सुनना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगर हम IMF की बात करते हैं, अतर काज़मी साहब भी फरमा रहे थे कि इस तरह की हेडलाइन, जैसे इंटरनेशनल मीडिया का उन्होंने जिक्र भी किया कि IMF को मुतासिर करने के लिए फ़िलहाल तो ये बजट आया है। अभी ये प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है IMF उससे मुतमिन हो पाएगा, या आप देख रहे हैं कि आगे कोई मिनी बजट आ सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें मुझे लग रहा है कि एक राउंड ऑफ करेक्शन या मिनी बजट आएगा, क्योंकि IMF जो है वो GST पे एग्जम्पशन इन प्रिंसिपल उनके खिलाफ है। ये नहीं कि किसी खास चीज पे दी जाए। तो इस बजट में हमने देखा है कि इसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स पे GST एग्जम्पन जो है वो इस दफा दी गई है। इस पे जो सोलर पैनल्स हैं उन पे दी गई है, और ये सस्ते होने चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि IMF इसको वापस लेके जाएगी। इसी तरीके से जो टैक्स हॉलीडेज दी गई हैं फिल्म मेकिंग में, उसको भी IMF जो है वो उस पर अपने आईब्रोज रेज करेगी। और जो आपकी मिनी बजट है वो तो अब हर 15 दिन के बाद आता है। यानी ओगरा और नेपरा जो है, जो चीज अवाम को तंग करती है वो तो बजट का हिस्सा नहीं होती। तो अवाम को तो तंग कर रही है, बिजली की कीमतें उनको तंग करेंगी, गैस की कीमत तंग करेगी, पेट्रोल डीजल की कीमत तंग करेगी, तो वो तो हर 15 दिन बाद आएगा। तो जो राउंड ऑफ करेक्शन आप इसको अगर कहना चाहें तो वो तो मुतवातर आता रहेगा। तो ये IMF के साथ जाहिर है इस वक्त मुज़ाकरात होने बहुत जरूरी हैं, और उसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि IMF डू मोर का मुतालबा करेगी। इसके साथ ही आपने जो क्वेश्चन शमदाना साहबा से पूछा था, उस पर मेरा जाती राय ये है कि जो भी माजी में हो गया वो अपनी तरफ सियासी मसाइल जो है उस पर बहस होती रहनी चाहिए सियासी तरीके से। लेकिन मुआशी लिहाज से तीनों इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है उनको ये जहन में रखना चाहिए कि इलेक्शन के बाद उनमें से कोई एक हुकूमत होगी जो कि अगली गवर्नमेंट बना रही होगी। तो वो PTI भी हो सकती है, वो नून भी हो सकती है, वो पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। तो इसलिए इन तीनों के हक में है कि वो इस पे काम करना शुरू कर दें। एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी ना करें, लेकिन जो आपका बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चलती रहनी चाहिए मईशत पे। उसके लिए सेनेट एक बेहतरीन फोरम है। सेनेट में तमाम जमातों की इस वक्त मौजूदगी है, और वहाँ पे PTI की तरफ से शौकत तरीन साहब बैठे हैं, वहाँ पे और भी सेनेट में बहुत से
इनके इकोनॉमिक और एनर्जी एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो कोई ऐसी इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वहाँ पे बना दी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल है, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसी तरीके से एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा दे जो कि अगले 7-8 महीने कुछ फैसले कर सकें। वरना ये लिम्बो रहेगा तो ये इस ब्लेम गेम में और इस पॉइंट स्कोरिंग में अवाम सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, यानी अब पाकिस्तान मजीद तजर्बे अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सजेशन। अगर ये मान लें, मिलकर बैठे, मिलकर फैसले करें, नेशनल सिक्योरिटी की तरह एक मुआशी तौर पर भी कुछ इस तरह का कोई काउंसिल बनाई जा सकती है जिसमें सब स्टेक होल्डर मौजूद हों और अच्छे फैसले किए जाएं, आवाम को उनका रिलीफ मिलता हुआ नजर आना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। फरहान शहजाद साहब की तरफ मैं जाऊँगी। अगर IMF मजीद कुछ डिमांड्स करता है, डू मोर की बात करता है, तो क्या टैक्सेस बढ़ेंगे? और फिर वही बात है, फिर क्या वो टैक्सेस किस मद में बढ़ाने के लिए ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पे हम बात करेंगे। जब आप इन ड्राइवर से वेलकम बैक नाज़रीन। फरहान साहब, अगर IMF मज़ीद मुतालबा करता है, ज़ाहिर है मुज़ाकरात अभी जारी हैं और वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि IMF को मनाने के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि टैक्सेस भी लग सकते हैं, टैक्सेस की मद में इजाफा हो सकता है, मज़ीद कोई पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा? जी दुआ, बिल्कुल। ये इसमें सिर्फ इसी बजट से या IMF के कंसल्टेशन के साथ ये जो बजट फाइनलाइज़ किया गया है, ये पहले भी उनकी डिस्कशन के बाद ही हुआ है। तो इसके बाद भी जब इनको मज़ीद ज़रूरत होगी उनके जो आपका इंटरेस्ट पेएबल्स के लिए, आपकी जो लेवी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ करना, आपके गैस GIDC को ऐड करने का मकसद ही यही है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट सेस है उसका मकसद ही सिर्फ यही नज़र आता है कि जो आपने IMF के मुतालबात को पूरा करना है। आपको एग्जेम्पशंस विड्रॉ करनी पड़ेंगी जो कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग वो बिजनेसमैन को शो करने के लिए एक बजट स्पीच के तौर पर आवाम को दिखाने के लिए ज़रूरी या नज़र आ रही हैं। बट लेटर ऑन आप ये भूल गए कि मैंने बताया कि मार्च का जो फाइनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था वो पूरे का पूरा डिलीट कर दिया गया। कोई उस पर बात नहीं कर रहा कि उससे जो रिलीफ दिए गए थे वो भी वापस लिए गए। तो इस सूरत हाल में अगर पिछले 3-3.5 साल की बात की जाए तो कम अज़ कम बिजनेसमैन का एक ट्रस्ट ज़रूर डेवलप हुआ था कि हमें डिपार्टमेंट से वो खौफ नहीं है, हमें डिपार्टमेंट से ब्लैकमेल नहीं किया जाता। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो फाइलर हैं वही ऑडिट बेयर कर रहे हैं, वही पेनल्टीज़ बेयर कर रहे हैं और आइंदा भी आपने अपने ऑफिसर्स को उन्हीं के ख़िलाफ़ अनलिमिटेड एक्सेस दे दी है कि आप उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो इस फाइनेंस बजट की सबसे अहम नज़र आई कि जितनी आज तक की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, उन तमाम को रिबट करते हुए इस बिल का हिस्सा बना दिया गया। वो तमाम लॉज जो उन्होंने इस मुल्क के टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ दिए उसको उन्होंने ख़त्म करते हुए इस फाइनेंस बिल में कह दिया कि आपका ये ऑफिसर ये भी कर सकता है, आपको अगर 111 में कोई भी एक्सप्लेनेशन है तो वो आपको ज़रूरत नहीं है मांगने की। आपको अदर रेमिटेंस के लिए उन्होंने अगर इतनी पाबंदियां लगा दी जो कि फ़ॉरेन रेमिटेंस हर मुल्क की एक ज़रूरत होती है, पाकिस्तान के लिए भी ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। एक्सपोर्ट्स के लिए रिलीफ नहीं दिया, इंडस्ट्रीज़ के लिए आपने रिलीफ नहीं दिया, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनको रिलीफ नहीं दिया। सिर्फ हम सैलरीड क्लास जो कि पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में थी वो उसको हम रिलीफ दे के समझ रहे हैं कि ये तमाम जो कौम है वो इस रिलीफ से फ़ायदा उठा लेगी, तो ऐसा नहीं है। हमें अल्टीमेटली बड़ा तबका है अगर उनके रिलीफ की वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक सेक्टर को आपने अकोमोडेट करने के लिए इसको सियासी बजट के तौर पे ज़रूर लिया जा सकता है, लेकिन आवाम के लिए कोई बेनिफिट ना अभी है ना आइंदा नज़र आ रहा है। और IMF को खुश करने के लिए इन्हें मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। शानदाना साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी है ऐसे ही आप बैठ जाएं। पहले शहबाज शरीफ साहब मिसाक मईशत की बात करते थे, आपकी हुकूमत थी आपने नहीं माना। आपको नहीं लगता, जाहिर है आपका एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन कुछ फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। जब आपके अंदर भी आवाम का दर्द है तो आप मिसाक मईशत टाइप का कोई कमेटी, कोई मुआहदा, कोई इस तरह उनके साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते? उनकी मदद हो जाएगी। दुआ बीबी, क्योंकि टाइम कम है मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगी। इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात, जो मिसाकी मईशत इन्होंने ऑफर की थी तब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और फैजुल्लाह कामोका साहब फाइनेंस के वो थे कमेटी चेयर थे। और मुझे याद है कि क्योंकि मैं नहीं थी उस कमेटी में तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एज ए गेस्ट बुला लिया करें उसकी मीटिंग्स पे। मुझे नून के तो बहुत नहायत ही इज्जतदार लोग ने मुझे बताया कि बेटा ये गपशप है, हमने बात कर दी, करना हमें कुछ नहीं है, हम भी चाहते थे करें बट ठीक ठाक डांट पड़ गई है कि दिस इज आई वॉश फ्यूचर के लिए। दूसरी बात,
जो अभी कुछ रिसेंट दिन पहले एक मीटिंग हुई है जिसमें शौकत जैदी साहब इनवाइटेड थे बट आए नहीं, शौकत अरीफ साहब थे, मिर्जा साहब थे, उसमें रजा बाकिर साहब भी थे, हफीज शेख थी। वो क्या मीटिंग थी? वो इसलिए थी कि आपकी हुकूमत नालायक थी तो हमने आपको हटा दिया, अब हमें मसाइल आ रहे तो प्लीज हमारी मदद करें, आप हमारी ट्यूशन करें। मैम ये तरह होता है पाकिस्तान में कि आप एक ठीक ठाक चलती हुई गवर्नमेंट को हटा दो अपनी जिद के लिए, क्योंकि आपने मौरूसियत को आगे करना है, और फिर उनसे कहो कि जी अब मौरूसियत तो पूरी हो गई है, अब हमसे काम नहीं हो रहा और आवाम की